नमस्कार दोस्तों, माधव पहले अकेडमीज़ में दीपक सर आप सबके बीच में। जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ ना पढ़ें और जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से करें। देखिए, समझना इस तथ्य को, इस बात को कि ये कितना ज़्यादा मायने रखता है आपके जीवन में। अगर आप 1 साल मेरे से पढ़ कर के अपने ज़िंदगी को अच्छा बना लेते हैं, अच्छा सुनिश्चित कर लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि बाद में आप पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे, आराम करेंगे, इकोनॉमी जनरेट करेंगे और समाज में एक रिस्पेक्ट उठाएँगे, है ना? तो मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बेशुमार मेहनत करें, जितना ज़्यादा हो उतना मेहनत करें। और देखो भाई, 12,489 पोस्ट जो आया है उस अवसर का लाभ लें। ज़िंदगी में इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट दोबारा कोई गवर्नमेंट करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कल को किसने नहीं देखा। ठीक है, एक बात याद रखना, जीव विज्ञान में जो सेगमेंट मैं करा रहा हूँ, ना कि केवल जीव विज्ञान, हर एक विषय में, उसके अलावा कुछ ना पढ़ें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कम से कम 40 बार पढ़ें। लोग इतने बहाने मारते हैं, सर डेटा नहीं रहता, सर ये नहीं रहता, सर हमारे पास टाइम नहीं रहता, वो नहीं रहता। कैसा करोगे यार ऐसे में? 16 से 18 घंटे मैं काम कर रहा हूँ, 8 घंटे तो आप काम करो। ठीक है, चलो समय बर्बाद मत करो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका विभाजन और उसके बाद में कोशिका विभाजन के अलावा जैव विकास के 3-4 प्रमुख कंपोनेंट, और कल बताऊंगा जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, डार्विनवाद क्या था, लैमार्कवाद क्या था, सब चीज़ बताऊंगा। इतना डिटेल करा दूंगा कि सिलेबस के अलावा वो बाहर से भी अगर पूछा, जैसे पिछले बार पूछा था, कुछ कंटेंट सिलेबस के अलावा बाहर से पूछ दिया था, बाहर से साइंस का क्वेश्चन पूछा था, तो मैं नहीं चाहता कुछ छूटे। भले तुम लोग मेरे को कम फी दिए हो, लेकिन मैं फुल लेंथ क्लासेस कराऊंगा और तुम लोग उसको रिविजन करो, बस वही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। देखो समझो, पादप कोशिका क्या होता है, इस तथ्य को समझो, क्योंकि मैं जब यहाँ पे कोई क्लास या कोई नोट्स बनवाता हूँ तो 4-5 किताबों से बनाता हूँ। बात चाहे टीचर भर्ती की हो, चाहे बात व्यापम की हो, चाहे बात कम्बो कोर्स की हो, पीएससी प्लस व्यापम की। समझो पादप कोशिका क्या होता है और जंतु कोशिका क्या होता है। समझने इस बेसिक डिफरेंस को एक बार समझ लो, बार बार जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समय इतना मिलेगा नहीं, कोई ऐसा मेंटर मिलेगा नहीं। मुझसे अच्छे मेंटर मिलेंगे, लेकिन बात ये है कि आप उस अच्छे मेंटर से जुड़ पाओगे इस कम फीस में, इसकी गारंटी नहीं है। पादप कोशिका समझो, इसमें क्या मेथड होता है, क्या बेसिक प्रोसेस पाया जाता है। पादप कोशिका वह कोशिका जो पौधों के पदार्थ में पाया जाता है या पौधों के सेगमेंट में पाया जाता है, वह कोशिका जो पौधों में पाया जाता है पादप कोशिका कहलाता है। इसमें क्या इसकी विशेषता होती है कि इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उसमें पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका वह कोशिका जो जंतुओं में पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। बेटा समझिए, इसमें लवक पाया जाता है, मैं बताया था ना, लवक, हरित लवक, ये सब चीज़ बताया था। इसमें लवक नहीं पाया जाता। लवक इसलिए पाया जाता है क्योंकि पौधों को अपना भोजन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए लवक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इसमें तारक काय या सेंट्रोजोम नहीं पाए जाते, जो इसके कहना चाहिए कि एक तत्व है, एक पदार्थ है। और ये जो पदार्थ है तारक काय, समझ लो कहना चाहिए कि इनके भोजन इत्यादि बनाने में भी इनका एक सहयोग रहता है। और इसमें तारक काय जो है पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता पादप में, और उसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर इसमें नहीं पाया जाता तारक काय, मतलब ये समझ लेना कि ये भोजन का निर्माण इत्यादि चीज़ें वो कहाँ से, हरित लवक इत्यादि से कर रहा है। जबकि इसमें पाया जाता है तो ये भोजन निर्माण की क्रिया में कहीं ना कहीं इसका योगदान होता है। एक चीज़ और है, रिक्तिका इसकी जो होती है ये बड़ी होती है। ठीक है, उसको वैक्यूलस कहते हैं, जबकि इसमें छोटी रिक्तिका होती है जंतु कोशिकाएं में। आयताकार के आकार का ये होता है, ऐसे आयत की तरह देखने में दिखता है। ये पादप कोशिका आयताकार के आकार का होता है, जबकि ये वृत्ताकार अर्थात गोल देखने को आपको मिल जाएगा। क्लियर? बस इतना जान लो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। इसमें लवक का अभाव नहीं रहता, उसमें लवक का अभाव है। यह देखने में कैसा दिखता है, तो आयताकार आकार का होता है। यह कैसा है, वृत्ताकार का होता है। खत्म, इससे ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, रिवीजन करो। अब मैं बताऊं आपको कोशिका विभाजन, सेल्स डिवीजन कैसे होता है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम 1855 में, कब, 1855 में वीरचाउ नामक एक साइंटिस्ट था। वीरचाउ ने कोशिका विभाजन के कॉन्सेप्ट को बताया पब्लिक को। कब बताया, 1855 में।
कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अब मैं आपको बताऊंगा असूत्री विभाजन क्या होता है। असूत्री विभाजन एक्चुअल में अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ इत्यादि में यह प्रक्रिया होता है। कौन सा? असूत्री विभाजन। यह विभाजन जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, यीस्ट में, अमीबा में, प्रोटोजोआ में, तो इस सब चीज़ों में असूत्री विभाजन देखने को मिलता है, अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है? इस विभाजन प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वाल्टेर फ्लेमिंग ने 1879 में 1879 में देखा था। कब? 1879 में। किसने? फ्लेमिंग साहब ने। किसमें? जंतु कोशिकाओं में। कौन थे? तो जर्मन साइंटिस्ट थे। लेकिन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया गया। क्या कहा गया? माइटोसिस। 1882 में इसी प्रक्रिया को, जो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है, जो जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले कहना चाहिए वाल्टेर फ्लेमिंग ने देखा, उसे 1879 में देखा फ्लेमिंग ने, लेकिन 1882 में माइटोसिस नामकरण किया गया। अब आगे देखिए, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किसमें? कायिक सेल्स में होता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जब समसूत्री विभाजन होता है तो यह विभाजन किस कोशिका में होता है? तो ये कायिक कोशिका में होता है। अगला देखेंगे हम अर्धसूत्री विभाजन। 1950 में, कब की बात है बेटा? 1950 में फॉर्मर व मूरे नामक 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है, फॉर्मर व मूरे। इन्होंने क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किया। क्या किया? नामकरण किया और नाम रखा अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन इन्होंने केवल नामकरण किया, परंतु इस चीज की खोज जो वास्तविक में जो खोज करता थे वो थे वीजमैन। कौन थे? वीजमैन थे। एक बात और देखना कि यह जो विभाजन होता है वो किस कोशिका में होता है। जैसे हमने समसूत्री का कायिक कोशिका देखा, असूत्री का अविकसित कोशिका देखा, उसी तरह से समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो ये जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसने नामकरण किया? फार्मर व मूरे ने। लेकिन इस विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो वीजमैन साहब ने की। क्लियर? अब एक बेसिक मैं डिफरेंस बताऊंगा। जब आप मेंस लिखेंगे सीजीपीएससी का, या जब आप किसी को समझाएंगे तो सरल टर्म में कैसे समझाएंगे? समसूत्री और असूत्री जो विभाजन है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, इसके डिफरेंसेस को कई बार पूछा गया है कि इनमें से अंतर को छांटें। 2 इधर स्टेटमेंट, 2 इधर स्टेटमेंट, फिर आपको बताना है कि ऊपर आ सही है, नीचे बा सही है। इस चीज़ को आपको बताना है कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। जब आपको बेसिक डिफरेंसेस पता रहेगा तब आप उसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो कि ये अलग है, ये अलग है। अब देखिए समसूत्री विभाजन, फिर देखिए अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री जो विभाजन है ये किस में होता है? तो ये कायिक कोशिका में होता है। अभी मैं बताया हूँ आपको, ये समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में बताया हूँ। जबकि अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिकाओं में होता है। डिफरेंस ये दोनों को पूछा जाता है, इसीलिए अलग से मेहनत कर रहा हूँ। इस विभाजन की प्रक्रिया में, समसूत्री विभाजन में क्या होता है? कम समय लगता है, अर्थात ये जल्दी होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। जब समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात समान सूत्र में विभाजन हो रहा है समझ लो, तो कोई एक कोशिका है, उससे क्या होगा? तुरंत दूसरी कोशिका 2 कोशिका बन जाएगा, इसीलिए उसे समसूत्री विभाजन कहा गया है। एक कोशिका से 2 कोशिका इसमें बनती है। जबकि
अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, यही डिफरेंस पूछा था पता है व्यापम में, कि समसूत्रीय विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिका विभाजित होता है समसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया में, तो 1 से 2 होता है। जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन का प्रश्न कैसे पूछा था कि अर्धसूत्रीय विभाजन में 1 से कितने कोशिका का सृजन होता है, तो 1 से 4 कोशिका का क्या होता है, सृजन होता है अर्धसूत्री में। इसमें गुणसूत्रों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे कहना चाहिए कि बेबी बॉर्न होता है, जिससे वो प्रक्रिया होता है एम्ब्रॉयो बनता है, तो गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। जब यह विभाजन की प्रक्रिया होती है तो जो क्रोमोसोम्स है वो आदान प्रदान नहीं होता। अनुवांशिक पदार्थों में जो जेनेटिक मैटर होते हैं, जो पिता का जो कैरेक्टर है समझ लो, ये लक्षण है, वो बच्चे के में नहीं जाता इस कोशिका विभाजन में। ठीक है, बाप का गुण बेटे के में नहीं जाता, अर्थात गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता। जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन में आदान प्रदान होता है किसका, क्रोमोसोम्स का। जब माँ के गर्भ में क्रोमोसोम्स जाता है तो वहाँ पे एम्ब्रॉयो या भ्रूण बनता है। भ्रूण जब बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन में क्रोमोसोम्स का लक्षण जो है दूसरे मतलब आने वाली पीढ़ी पे देखने को मिलता है, उस कोशिका के यह क्वालिटी है। जबकि एक बात आपको समझना, इसकी जो प्रोसेस की जो अवस्था है, ठीक है, वो छोटे होती है, कम समय पे होती है, और इसकी जो अवस्था है वो लंबी होती है। बताया हूँ, मतलब इस विभाजन की प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इतना याद रखना, ये बेसिक डिफरेंस से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं तुमको बताऊंगा जैव विकास के बारे में। जैव विकास जो है, जैव का मतलब कोई जीव नहीं है, समझना बात को। जैव का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में आज बात करूंगा कि जैव विकास क्या चीज है। इससे प्रश्न आता है, ठीक है। इससे समजात अंग को बताइए, फिर समरूप अंग को बताइए, अवशेषी जो हमारे अंग हैं, ठीक है, उसको बताइए, उसका क्वेश्चन आता है। मैं अगली क्लास में इसका और सिद्धांत बताऊंगा जैव विकास का, ठीक है। डार्विनवाद का सिद्धांत क्या था, लैमार्क का सिद्धांत क्या था, सब फेवरेट क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो यार, थोड़ा समय दो, एक बार पढ़ो, लेकिन ना शिद्दत से करो। कुछ बच्चों का मैसेज जैसे कि आया था कि सर मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ आपके क्लास का, मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। इसलिए ऐसा गलती मत करो क्योंकि मैं 6-7 अलग किताबों से डेटा देता हूँ और तुमको पढ़ाता हूँ। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, 6 साल का जो डेटा का मैं ला रहा हूँ व्यापम का, पीएससी का, वो सबसे तुम चूक जाओगे बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम चूको, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो जैव विकास को समझो। प्रारंभिक जो समय में निम्न कोटि के जीवों से, शुरुआत में जब जीवों का सृजन हुआ या होता है, तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से, जो शुरुआत में निम्न कोटि के जो जीव बनते हैं, उससे क्रमिक परिवर्तन के द्वारा, क्रमिक मतलब धीरे धीरे कहना चाहिए कि एक सीक्वेंशियल जो चेंजेस होता है सीरियल बेस्ड पे, उस परिवर्तन के द्वारा अधिक से अधिक जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसी को ही जैव विकास कहते हैं। कैसे समझाओगे आप? प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से, जो छोटे कोटि के जीव हैं समझ लो, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि मानव का जो विकास है, कहीं न कहीं अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तर्क दिया। कोई कहता है बंदर से विकास हुआ, कोई कहता है चूहों से विकास हुआ, बोलते हैं ना। अभी मैं बताऊंगा पूरा लैमार्क, डार्विन सब बताऊंगा। अभी तो मैं खाली स्टेट समझा रहा हूँ मैं, है ना। आराम से पढ़ो बेटा, साल भर पढ़ो, हड़बड़ी मत करो। अगर तुम बोलोगे 6 महीने में ख़त्म करो, 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा। तुम बोलोगे 3 महीने में ख़त्म करो, 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ज़िंदगी में बार बार तो दीपक सर से पढ़ोगे नहीं। एक बार पढ़ो, लेकिन बेशुमार तरीके से पढ़ो, फना हो के पढ़ो। अपने आप को पूरा होना है तुझ में फना कर दो, समझ रहे हो ना। एक बार तो पढ़ना है, हड़बड़ी मत करो। मैं कराऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को कराऊंगा। पेपर तो आएंगे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आए समझ नहीं पढ़ पाए रहोगे तो पेपर को कैसे डील करोगे? तुमको तो भी हजारों पेपर लिखना है, हजारों एग्जाम्स देना है, ठीक है। बताऊंगा अपने बारे में, कब कब क्या क्या एग्जाम निकाला हूँ, यही सब डेटा के दम पे निकाला हूँ,
ठीक है, तो इसीलिए सीरियस लो इसको। तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अधिक से अधिक जीवों की उत्पत्ति जो होती है जैव विकास कहलाती है, इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। अब जब जीवों का विकास होता है तो कुछ विभिन्न प्रकार के श्रेणी के अंगों का सृजन होता है, जैसे समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग। समजात अंग को समझना इंग्लिश में होमोलॉजस ऑर्गन कहते हैं। समजात अंग अर्थात समान जाति का अंग। अब कैसे, देखियो, देख एकदम सरल भाषा में लिखा हूं, एकदम सरल भाषा में तुम समझोगे, किताब में कंफ्यूज हो जाओगे, रे मत पढ़ो किताब को, इसको देखो। भले ही कार्यों का संचालन विभिन्न दिखने वाले अंगों से होता है। मान लो बंदर का हाथ अलग दिखता है, मनुष्य का हाथ अलग दिखता है, हो सकता है कि शेर का जो पंजा है हाथ वो अलग दिखता है। उसी चीज़ को सरल भाषा में लिखा हूँ कि भले ही जो काम है, कार्यों का संचालन है, विभिन्न दिखने वाले अंगों से होता है, अलग अलग दिखने वाले अंगों से होता है, लेकिन वो जो मूल रचना जो है उस अंग का, उस हाथ का, और भ्रूणीय जो भ्रूण से जो बनता है ना, एम्ब्रायो से जो भ्रूण के परिवर्धन से या भ्रूण के निर्माण से जो हाथ बनता है, जो आँख बनता है, जो पैर बनते हैं, वो चीज़ जो होता है ना, क्या होता है, समान होता है। इसीलिए इसको समजात अंग कहा गया है, होमोलॉजस ऑर्गन कहा गया। समझ रहे हो? भले ही हम अपने कार्यों का संचालन विभिन्न दिखने वाले या अलग अलग दिखने वाले अंगों से करते हैं, यह होता है, लेकिन मूल रचना और भ्रूण मतलब एम्ब्रायो, माँ के गर्भ में कहना चाहिए कि जो एम्ब्रायो से बच्चा बनता है तो मूल रचना व भ्रूणीय जो परिवर्धन है वो उसमें क्या होता है, समान होता है। अर्थात वही एक्टिविटी, वही हाथ बनने में मनुष्य में भी वही लग रहा है, बंदर के में भी वही भ्रूण का संरचना से ही हाथ का निर्माण हो रहा है। इसको कहते हैं समजात अंग। जैसे देखो, चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं, ठीक। घोड़ों की अगली टांग दौड़ने का काम करता है। बिल्ली का पंजा वो भी दौड़ने का काम करता है तथा कुछ खाने का काम करता है, ठीक है, या झपटने का काम करता है। मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना, मनुष्य का जो हाथ बना है उसका भी काम वही है, खाना, दौड़ना, झपटना, अपने बेसिक जो काम है उसको मतलब निभाना। लेकिन क्या है, भले ही कार्यों का संचालन विभिन्न दिखने वाले, अलग अलग दिखने वाले अंगों से काम का संचालन हो रहा है, लेकिन मूल रचना भ्रूण के जो परिवर्धन से है वो सबका सेम होता है, ठीक है। उस कैटेगरी के जंतुओं को कहते हैं समजात अंग। चमगादड़ के पंख या घोड़े के कहना चाहिए अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ की मौलिक रचना, ये सब उसका क्या है, समजात अंग का उदाहरण है। विभिन्न दिखने वाले अंग तो हैं, लेकिन उसकी मूल रचना सेम भ्रूण से, सेम प्रकार के भ्रूण से ही या भ्रूण के परिवर्धन से ही हुआ है। अब देखो, समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। समरूप मतलब वह अंग जो समान रूप से देखने को मिलता है, जिसमें देखने को, इसमें क्या था, विभिन्न प्रकार से दिखने वाला था, समान जाति का तो था लेकिन विभिन्न प्रकार से दिखता था। इसमें क्या हो रहा है, समरूप अंग। वे अंग जो सामान्य कार्यों के लिए, समझना बात को ना, वे अंग जो सामान्य कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान दिखाई देते हैं। उपयोजित मतलब प्रयोग। वे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन जो भ्रूण का जो परिवर्धन है उसमें क्या है, चेंजेस होता है। भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता देखने को मिलता है, या भ्रूणीय परिवर्धन में अलग अलग विशेषता देखने को मिलता है। जैसे तितली देखो पंखों से उड़ती है, पक्षी भी उड़ती है, दोनों का कहना चाहिए कि पंख भी सेम दिखता है, चमगादड़ का पंख भी सेम दिखता है, ठीक है। भले ही उड़ने का कार्य करता है, ये सभी उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है, अलग अलग भ्रूण के संरचना से हुई है, लेकिन समान दिख रही है, इसीलिए समरूप अंग कहते हैं। क्लियर है? अब बताऊंगा, इन दोनों के अलावा जैव विकास में एक तत्व आता है अवशेषी अंग, जिसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वह अंग जिसका अभी वर्तमान में कोई महत्व नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है।
परंतु कुछ समय पहले जब जैव विकास का कहना चाहिए कि प्रारंभिक चरण चल रहा था, तो इन सभी अंगों के द्वारा मानव अपनी बेसिक क्रियाओं को संचालित करता था। यह बात अलग है बेटा कि आज वर्तमान में अवशेषी अंग का महत्व केवल अवशेष के रूप में रह चुका है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ। वातावरण में परिवर्तन के कारण जब मनुष्य को उस वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ा, तो वातावरण में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। वातावरण में परिवर्तन के कारण इसका महत्व क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। जैसे त्वचा के बाल, आज इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन पहले इसका महत्व था। जब मानव नया नया धरती पे आया था, ये बाल बड़े बड़े होते थे, पूरा शरीर को ढके रहते थे। क्यों? ठंड के कारण वो क्या करता था, हमारे शरीर को ठंड से, बर्फ से, हवा से रक्षा करता था, जलती हुई तेज ज्वालामुखी से रक्षा करता था, धूप से रक्षा करता था। तो बड़े बड़े बाल होते थे, पूरा बदन हमारा ढका रहता था त्वचा के बाल का। आज वो वातावरण में, एनवायरनमेंट में वो अंग जो है एडॉप्ट नहीं हो सका। मानव ने इतना तरक्की कर लिया कि उसकी ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। इसीलिए वो क्या किया, पर्यावरण या वातावरण में परिवर्तन के कारण उसका क्या हुआ, महत्व समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे त्वचा के बाल, नाखून, कर्णपलव, ये ऊपर वाला हिस्सा कर्णपल्लव, ये सब जो है अवशेषी अंग हैं। एक बात याद रखना, व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के शरीर में कितने लगभग अवशेषी अंग आज भी विद्यमान हैं। तुमको तो केवल नाखून दिख रहा है, त्वचा के अंग दिख रहा है, कान का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन साइंटिफिकली मानव के शरीर में आज भी लगभग 100 अवशेषी अंग विद्यमान हैं, जो कि व्यापम में पूछा जा चुका है। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, इस जैव विकास के जब तत्व को पढ़ते हैं, सिद्धांत को पढ़ेंगे, अभी सिद्धांत में जाऊँगा मैं, डार्विनवाद, लैमार्कवाद सब पढ़ाऊँगा, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन इससे ऐसे आए थे बेटा, उसको आपको जानना होगा कि स्तनी वर्ग के जितने भी जंतु आ रहे हैं या पक्षियों का जो विकास हो रहा है, स्तनी वर्ग मतलब मैमल्स, जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, स्तनी वर्ग में आता है। जो अंडे से निकलता है वो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन जो पक्षी है वो अंडे से निकलता है, समझना बात को। तो स्तनी वर्ग और पक्षियों का जो विकास हुआ, जैव विकास के सिद्धांत को हम लोग जब पढ़े, हमारे वैज्ञानिकों ने जब शोध किया, तो स्तनी वर्ग प्लस पक्षी का जो विकास हुआ वो किस समूह से हुआ। पेपर में पूछा था, पीएससी में सहायक संचालक में, किस समूह से हुआ। तो जैव विकास का यह जो प्रश्न था, आपको पता होना चाहिए उसका विकास किसका, स्तनी वर्ग मतलब मैमल का, जो स्तन का धारण करते हैं अर्थात मानव समूह, जिससे माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, ना कि अंडे से पक्षियों के गर्भ से अंडे से निकलता है बच्चा। तो इसी चीज़ को एकदम खुल के और सरल भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप समझ सको, सरल भाषा में गलती मत करना। तो उसका जो सृजन हुआ जैव विकास के सिद्धांत के तहत, धीरे धीरे हमने देखा, तो हमने जब शोध किया तो हमने पाया वो हुआ उसका सृजन सरीसृप वर्ग से, सरीसृपों से उसका विकास हुआ, पक्षियों का विकास और स्तनी वर्ग का। ठीक, उस समय उसका विकास माना जाता है सरीसृप के वर्ग से। एक बात और पूछा था इसी संबंध में क्वेश्चन, कि जल में और स्थल में रहने वाले जीवों का विकास किससे हुआ। जो जल में भी रह लेते हैं, स्थल में भी रह लेते हैं, जैसे मछली, कुछ मछली आपने देखा होगा जल में भी रह लेते हैं, और कुछ मछली जो स्थल में भी पाए जाते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि में भी आपको देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी में, हमारे गांव भाषा में क्या कहते हैं, रुकचग्गा मछली बोलते हैं ना। तहूँ बोलत होबे या सुने होबे, नहीं सुने होबे तो पूछ लेबे चाचा चाची करा, दादा दादी करा कि रुकचक्का मच्छी काला कथे। जस्ट किडिंग है ना, लेकिन ये सही बात है। तो जल में और स्थल में ऐसे कुछ जीवों को देखने को मिला या देखने को हमने पाया, वो अपने आप को जल में भी ढाल ले रहे हैं, स्थल में भी डाल ले रहे हैं। तो ऐसे समूह को, ऐसे वर्ग का सृजन किससे हुआ, किससे विकास हुआ। विकास बोलना, सृजन अलग कॉन्सेप्ट होता है। आपसे वो ना विकास पूछेगा कि स्थल में तथा जल में जो पाए जाने वाले जंतु हैं, दोनों में रह लेते हैं, उसका विकास किससे हुआ, आप उसको मत्स्य वर्ग बोलना।
कौन सा? मत्स्य वर्ग। जबकि स्तनी वर्ग का विकास बोलेगा और पक्षियों का विकास बोलेगा तो आपको सरीसृपों से बोलना। विकास शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक है क्या? जैव विकास। इस बात को याद रखना, सृजन मत बोलना, ठीक है। सृजन के बारे में अलग कॉन्सेप्ट है, समय आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो जीवों के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगली क्लास में मैं जैव विकास के सिद्धांत के अंदर जाऊंगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सिलेबस के अलावा मैं एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, ताकि आप एक बार पढ़ो तो आपसे बाद में आपको कोचिंग करना ना पड़े अलग से किसी से भी, है ना। बाद में आपको कंटेंट ढूंढना ना पड़े। एक सलाह आप मेरे को दो, ईमानदारी से दो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है 3 महीने में ही आपको कोर्स ख़त्म करा दूंगा, है ना। आप कहेंगे तो वो भी संभव है, फट 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 मेन क्लास लेके ख़त्म 3 महीने में क्लास। लेकिन अपन वो नहीं चाहते। जब पैसा दे रहे हो तो अच्छे से करो, भले कम फ़ी है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करो। सर इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं, इतना डीप पढ़ा रहे हैं, उस तथ्य को समझो, एनालिसिस करो। 4-5 अलग कंटेंट से, अलग अलग व्यापम से, पीएससी से मैं चीज़ों को घुसा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उसको समझो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप नोट्स नहीं बनाओगे और आप सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट नहीं करोगे तो आप कैसे रिविज़न करोगे? ठीक है, मैंने वीडियो तो आपको 1 साल के लिए दे दिया, बस हड़बड़ाओ मत। अगर आप मुझे कहोगे सर 3 महीने में ही ख़त्म करा दो, तो मैं 3 महीने में भी करा दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब बोलो, जिस दिन बोलो, कोर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से चलोगे, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, बेशक समय लगेगा लेकिन बहुत डिटेल में डीपली उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि दोबारा आपको फंसना ना पड़े, किसी गुरु के पीछे घूमना ना पड़े, कहीं पे भी आपको पैसा खर्च ना करना पड़े। ठीक है, मेहनत करते रहें, बेशुमार मेहनत करें। और अभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतने सारे व्यापम में एग्ज़ाम आ रहे हैं, समय का सदुपयोग करें, ठीक है। और अपने लोगों को जोड़ें क्लास में, उनको ऐड करें, उनको अपने रेफरेंस से ऐड कराएं, ताकि बच्चों को कम से कम फीस में, आपके भाई बहनों को, अपने मित्रों को, आपके दोस्तों को एजुकेशन मिल सके, है ना। जय हिंद।